क्या हुआ? लाइव है? आ गया? शुरू करूं? अभी ऑफ है, चेक कर लो एक बार। अब सही है सब? नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप पर वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट शुरू करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करते हुए कुछ बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आया हूं आज की इस क्लास में। तो देखिए, लगाइए हेडिंग मेरे साथ, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम को हम हिंदी में बोलेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो देखो यारो, जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने लगे हम तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसका बेसिक्स क्या है। और आपको मैं बता दूं, हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, यानी एक सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो अब हम शुरू करें अगर रिमाइंडर थ्योरम, तो उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ज़रूरी होना चाहिए पता कि क्या है, किस किस तरीके से इसको हम ड्राइव करेंगे और किस तरीके के सवाल हमें आएंगे। तो आज की क्लास में देखो, वैसे ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो लगभग ये 5-6 क्लास में पूरा होगा। आज की क्लास में हम इसका बेसिक्स जानेंगे, किस तरीके से एग्जैक्टली रिमाइंडर है क्या, यानी शेषफल है क्या। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ आया हूँ मैं। तो अब शुरू करें इसको। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये करूं कि कोई भी एक नंबर है मान लो हमारे पास, और वो नंबर है जैसे मान लो 52, और उस नंबर 52 में हम मान लो यहाँ पर 15 का भाग देने लग रहे हैं। तो जब 15 का भाग दिया तो आपने जैसे इसका भाग दिया और 15 का पहाड़ा बोलना शुरू किया तो आपको मिला कितना? 45। और जब 45 मिला यहाँ से तो आपने ये भाग गया 3 बार, ठीक है। और अब आपने 52 में से 45 अगर निकाल दिए तो कितना बच गया अपना? 7 बच गया, ठीक है। तो अब इस भाग की इस जो प्रक्रिया है इसमें आपने देखो सबको अलग अलग नाम दिया, और वो क्या नाम दिया आपने? एक आपने बोला 7, तो ये 7 तो हो गया आपका रिमाइंडर, ये 7 हो गया आपका रिमाइंडर। और ये 3 हो गया आपका क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब होता है भागफल। क्वोशंट मतलब भागफल। और रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर आप कह सकते हो रिमाइंडर शेषफल, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज। तो ये होगा आपका शेषफल। और जो 15 का आपने भाग दिया था इसको हम बोलते हैं डिविजर। डिविजर मतलब इसको हम कहेंगे भाजक। और जो ये 52 है आपका, ये है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य। तो देखिए, आपने एक बात सीखी है, और वो बात ये है कि अगर आपने किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग दिया, मतलब एक संख्या है 52, 52 में आपने भाग दिया कितने का? 15 का। तो आपका भाग गया 3 बार पूरा पूरा, ठीक है। 3 बार भाग गया, 45 आए, माइनस करा 45 को 52 से, कितना बचा? 7। तो आपने ये पता करना है कि आपका 52 क्या है, 15 क्या है, 3 क्या है और 7 क्या है। तो अब आपने इन सबको अलग अलग नाम दिया। 15 आपका भाजक है, 52 आपका भाज्य है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। 3 आपका भागफल है, जो भाग देने के ऊपर कितनी बार भाग गया वो है आपका 3, क्वोशंट बोलते हैं इसको। 7 है आपका रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं या शेष बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस बात से ये पता चला हमें कि अगर जैसे मान लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 को अगर आप 3 से गुणा कर दें, इन दोनों को गुणा कर दें मान लो, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, देखिए 15 गुणा 3, 15 गुणा 3, और अगर उसमें ये 7 जोड़ दें आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, 15 गुणा 3 45 प्लस 7 52, 52 मिला। यानी मैंने ये कहने की कोशिश करी है यहाँ पर कि आपके पास 15 जो है वो डिविजर है, यानी ये आपका भाजक है, और भाजक में आपने भाजक को गुणा किया किससे, भागफल से। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, आराम आराम से आप इसको देखेंगे, ठीक है, भागफल, और उसमें हमने जोड़ क्या दिया, शेष जोड़ दिया, और हमें लास्ट में अगर ये वाला हमने करा तो इसको हमने क्या लिखा, आपको मिल जाएगा भाज्य, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, भाज्य मिल जाएगा। तो इस बात को ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ये वाली बात आपकी इंपॉर्टेंट है, यानी भाजक को भागफल से गुणा कर दें और उसमें शेष जोड़ दें तो आपको क्या मिलता है, भाज्य मिलता है, और भाज्य ये मिलने के बाद इस वाली जो कैलकुलेशन है या ये वाला आपका जो इक्वेशन बन के आया, इसी को हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो देखिए शेषफल प्रमेय कितनी सिंपल है, इसी बात को हम आगे बढ़ते हुए, इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, और अच्छे सवाल भी बन सकते हैं। आज की इस क्लास में आप यही जानेंगे, 10-12 सवाल हम कम से कम लेंगे, और इन 10-12 सवालों में आप ये जान पाएंगे कि भाजक को भागफल से गुणा करने पर और शेषफल से जोड़ने पर भाज्य किस तरीके से प्राप्त होता है। शुरू करते हैं एक पहले क्वेश्चन के साथ, और पहले क्वेश्चन को हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखो ये किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है ये, और इसको आप करेंगे एक बार, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ, और आप ये देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहां से आप ये देखना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या, यहां से है क्वेश्चन हिंदी में, when a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor equals to 4 times the quotient remainder. If the remainder is 80, then the value of x is, एक बार फिर से पढ़िए हिंदी में, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान बताइए। तो देखो इसको शुरू करें, कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले ये पता किया कि किसी संख्या x को विभाजक से, किसी विभाजक से विभाजित किया जाएगा। मतलब हमने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन देखिए, x एक संख्या है, किसी विभाजक से हमने क्या किया, विभाजित किया गया इसको, और आपके पास जो यहां पर इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, देखिए विभाजक का मतलब भाजक आपका, ठीक है, और भाजक को मैं यहां लिख देता हूं भाजक, ठीक है। ये भाजक जो है उसका बराबर है भागफल का 4 गुना, भागफल को हमने 4 से गुणा कर देना है, ठीक है, और क्या बोला है, शेषफल का 2 गुना, यानी भागफल को 4 से गुणा किया तो ये आया, और ये बराबर है आपस में शेषफल का 2 गुना, यानी शेष का 2 गुना कर लें हम, तो ये बराबर है आपस में, ये वाली बातें आपस में बराबर है। तो अब शेषफल कितना है, 80 है, शेषफल कितना है, 80 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शेष 80 है, ये वाला 80 है आपका, तो 80 का 2 से गुणा करेंगे, तो अब आप देखेंगे यहां पर कि ये भागफल ये कितना आया, 160, तो ये भी 160 होगा। मतलब ये बोला x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर, विभाजक यानी भाजक बराबर भागफल का 4 गुना। तो देखिए यहां से देखेंगे हम, भाजक कितना आएगा, 160। ये वाली, ये तीनों बातें अगर बराबर हैं, यानी शेष का डबल अगर बराबर है, तो आप समझिए ये तीनों ही बातें बराबर हैं, और यहाँ भागफल पता चल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये 4 गुना, 4 को कितने से गुणा करोगे कि 160 आए, देखिए ये 160 आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये भी 160 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 160 होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये वाला
ये वाला, ये सब 160 होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 4 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया भागफल कितना है, 40, शेष 80 दिया हुआ था, वहां से आपने पता कर लिया भाजक। तो अब जो ये आपके पास ये x है ना, इस x की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से सोल्व करें, हम तो यहीं से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो इक्वेशन दिया है उससे, यदि शेष 80 है तो x का मान बताइए। तो x जो ये वाली संख्या, अब देखिए ये आपके पास 160, शेष आपका 80, भागफल आपका 40। तो अब आपको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, आपको इन दोनों को गुणा करना है, ये जोड़ना है। तो x बराबर जो आएगा, x बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, 160 गुणा 40 प्लस 80। तो x बराबर 160 को 40 से गुणा करोगे तो 16 गुणा 4 64, और 2 0 ये आ जाएंगी, प्लस 80। और फाइनली x बराबर आप आंसर करेंगे कितना, 6480। 6480 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल, पहले सवाल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही सवाल बहुत ही अच्छा, परीक्षा में पूछा हुआ था, और इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है नहीं आप में आपको, तो देखिए नेक्स्ट सवाल। A divisor is 15 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 40, find आगे नहीं लिखा इन्होंने, हम लिख देते हैं, फाइंड डिविडेंड। डिविडेंड लाभांश नहीं होगा, ये होगा आपका, देखिए एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य, तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए आपने क्या लिखना है, देखिए यहां से एक भाजक भागफल का 15 गुना है, आप ये समझिए कि ये आपका भाजक है और आपका शेषफल 40 है, तो शेषफल का 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना करो आप, कितना आएगा 120, इसका 3 गुना है। और इसका अगर 15 गुना है तो इसका मतलब इसका 1/15 करके पता कर सकते हैं कितना आएगा 8। देखिए 8 का 15 गुना है कौन, भाजक। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है। सवाल को फिर से समझिए, भाजक भागफल का 15 गुना है, भागफल का है 8, इसका 15 गुना क्या आएगा 120। ठीक है, लेकिन ये अभी तो 8 आपको पता करा है इधर से, आप आगे देखिए एक बार, शेषफल का 3 गुना है और शेषफल कितना है 40। तो आपने पता है कि शेषफल आपके पास 40 है, तो 40 का 3 गुना किया आपने, कितना आया 120। 40 का 3 गुना 120, और ये जो 120 है वो किसी संख्या यानी भागफल का, यहां पर बोला है भागफल का कितना गुना है, 15 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भागफल यहां पर कितना आएगा, इसका 15वां हिस्सा आएगा, या फिर आप इसका 15 करके देखते तो आपको पता चल जाएगा कितना है 8। अब इसके बाद इस सवाल में बचा नहीं है कुछ भी, ये वाला जो नंबर है n मान लो यहाँ पर, तो ये n कैसे पता करेंगे आप, ये पता कैसे करेंगे, देखिए ये आप पता करेंगे 120 गुणा 8 प्लस 40, और ये आंसर कर जाएगा आपके पास कितना, देखिए 120 गुणा 8 आएगा 960 प्लस 40, और ये कितना आंसर आ गया 1000। तो आप ऑप्शन यहाँ पर डी है, इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, दोबारा देखना इसको अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। इसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल नंबर 3 करेंगे आज का, और सवाल नंबर 3 देखिए क्या रहेगा। When n is divided by 17, the quotient is equal to 182. The difference between the quotient and the remainder is 175. What is the value of n? चलिए इसको फिर से पढ़िए आप एक बार हिंदी में। जब n को 17 से विभाजित किया जाए, n को 17 से विभाजित किया जाए
तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। n का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर जो सवाल है इसको आप स्टडी करें अगर, तो आपको ये बोला जाएगा कि n को 17 से विभाजित करें तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच अंतर कितना है? 175। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने क्या किया होगा, n में भाग दिया होगा 17 का, और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि हमने यहां पर जो भागफल आया, ठीक है, भागफल कितना आया? 182। 182 आया है, ठीक है, भागफल है ये, इसका मतलब ये क्या है? भागफल है। तो जो संख्या रही होगी वो हम बाद में देखें, पहले एक बार ये देखें कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है? 175। तो अब अगर हम ये बोलें कि भागफल और शेषफल दोनों का अंतर जो है 175 है, तो इसका मतलब भागफल कितना है आपका? 182, और माइनस शेष घटा दें हम, यानी शेषफल घटा दें, तो आपको मिल जाएगा कितना? 175। यही बात बोली गई है, भागफल में से शेषफल कम कर दें तो आपको कितना मिलेगा? 175। अब देखिए 175 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो 182 माइनस 175 ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये हो गया शेषफल। अब ये कितना बच गया? देखिए आप इसको 182 में से 175 घटाएंगे आप, तो आपके पास आएगा 7, यानी शेषफल भी पता चल गया आपको। अभी ये पहली क्लास है इसकी, तो आप थोड़ा सा स्पीड को कम रखिए ताकि आपको ये बात समझ में आने लगे कि शेषफल, ये बात क्या बोली गई थी। भागफल और शेषफल का अंतर 175 है। भागफल अगर 182 है तो आप सीधे भी सोच सकते थे इसको कि अगर अंतर 175 है तो इसका मतलब इसमें से 175 कम कर दो, बचा हुआ 7 क्या रहेगा? शेषफल। क्योंकि शेषफल कभी भी डिविजर यानी 17 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था, तो इससे कम ही होगा, डिफरेंस ही आया। चलिए, अब शेषफल आपको पता चल गया, भागफल आपको पता चल गया, भाजक आपको पता चल गया, तो n का पता तो आप बता ही सकते हैं कितना होगा। देखिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली n बराबर करना है आपने 17 गुणा 182 प्लस ये 7 शेषफल वाला जोड़ना है, ठीक है। तो जब आपने ये करना है तो अब आप n को सोल्व करते हुए चलेंगे। 17 गुणा 2 34, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपको उत्तर करने के लिए 4 और 7 11, 4 और 7 11 कैसे? देखिए इसका इकाई का, इसका यूनिट डिजिट आएगा 7 गुणा 2 4, और यहाँ पर ये 7 रहेगा, और यहाँ पर कुछ और भी रहेगा जो अभी मैं करने वाला हूँ आगे चल के। लेकिन अब जो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 7 और 4 11, लास्ट में 1 आएगा, तो आंसर आपने क्या कर देना है? सी कर देना है। तो एग्जाम में ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस तरीके से अगर पूरा आप गुणा करेंगे थोड़ा समय बचा सकते हैं चाहे तो। अभी के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, अभी के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे देखिए, अगर मैंने 17 का पहाड़ा 2 बार बोला, 4 3 कैरी करना है, तो 17 गुणा 8 आएगा आपका 136, और फिर कितना बचा? 13, 13 और 136, सॉरी 136 प्लस 3 139 हो गया, और उसके बाद 17 और 17 के बाद में 17 और 13 ये हो गया आपका 3094। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो n की वैल्यू कर जाएगा ये 3094 में 7 जोड़ोगे तो ये 3000, ये सॉरी 3000 नहीं, 3101 आपका ये आंसर करेगा, जो ऑप्शन यहाँ सी में है। उम्मीद करता हूँ ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, और ये बहुत ही साधारण सवाल था। इसमें सिर्फ इतना सा था कि 17 का भाग दोगे तो 182 भागफल आएगा, और शेषफल और भागफल का अंतर कितना है? 175 है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि भागफल 182 में से शेषफल जो घटा दें तो वो 175 बनता है, तो इसको उधर ले जाके आपने यहाँ घटा के दिखाया है, तो शेषफल कितना आया? 7 आया। शेषफल 7 आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, 17 का भाग दिया किसी संख्या में, 182 बार पूरा पूरा गया और 7 शेष बच गया, तो इसका मतलब 17 इंटू
182 प्लस 7 ये आपका n यानी वो जो डिविडेंड नंबर है आपका वो मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम एक बार। सवाल नंबर 4। हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में मिलेंगे अगर आप चेक करें तो। और चलिए शुरू करते हैं इसको, आप पढ़ो इसको साथ में। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो देखिए ए तो है आपका भाजक और भाज्य क्या है बी, तो और शेषफल का आपको कुछ बोला नहीं गया। आप भाजक के हाँ एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो इसका मतलब ये a/4 होगा, a/4 होगा। और शेषफल जो यहां आता है आपका उसका 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना यानी ये a/2 होगा। अब देखिए इसका 2 गुना करोगे तो वो पहुंच जाएगा और इसका ये देखिए ठीक है भाजक जो है इसका 4 गुना, इसका 4 गुना है, यानी इसका अगर आप इधर जाओगे तो 4 से गुणा करो, बात बताओ ये a/4 इंटू 4 करोगे तो a आएगा कि नहीं आएगा। और इधर से अगर आप जाओगे इधर तो भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाली बात कि a/4 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कटेगा और a बचेगा, और a/2 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास a आएगा। मतलब आप ये बात समझिए कि आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक में बी का सॉरी ए का भाग बी में अगर आपने देने लग रहे हो तो आप ये समझ रहे हो यहाँ से कि अगर कहता है भागफल का 4 गुना है तो इसका मतलब इसका चौथा हिस्सा रहेगा भागफल, ठीक है। और इसका आधा, अगर इसका शेषफल का ये 2 गुना है भाजक तो इसका मतलब भाजक का ये आधा ही है। ये वाली बात समझ में आने के बाद बी के बराबर क्या पता कर सकते हो आप कर सकते हो इसको इससे गुणा करेंगे, भाजक को भागफल से गुणा करेंगे तो a गुना a/4 प्लस a/2, ये वाली बात आप पता करेंगे यहाँ से। चलिए अब इसके बाद एक बार और समझें इस बात को, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं a² है और ये कितना a है, अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा कितना 4 और ये कितना आया a² प्लस यहाँ पर भाग गया 2 बार, 2 को a से गुणा करें तो 2a, ये वाली बात। अब अगर मैं इस बात को ऑप्शन की तरफ देखूं तो नीचे b है, a है, 3 है, 3 तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो चुका है, ठीक है। अब बाकी के मैं देख लेता हूँ, ये 4b अगर इसको देखें तो ये भी नहीं बन रहा। चलिए आप एक काम करिए इसको ऐसे लिखिए, 4 तो यहाँ लिख दीजिए और b को यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दीजिए और ऊपर a कॉमन ले लीजिए। a कॉमन लिया यहाँ दोनों में से तो क्या बना a+2 और ये b जो है b नीचे आया, तो क्या ये दिख रहा है फॉर्म आपको, ये दिख गया आपको कहाँ पे डी ऑप्शन में, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा डी रहेगा। तो इसका मतलब ये 4th वाला जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये वाला सवाल भी आप सीख गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी है किसी भी प्रकार की इन सवालों में तो आप फिर से इनको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, आराम आराम से हर एक बात समझाई जा रही है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर 5 को हम देखने वाले हैं। और 5 नंबर सवाल में क्या है देखिए एक बार पढ़िए इसको। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहां पर छोटी छोटी बातें इनको हम समझेंगे। देखो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए एक बार तो ये इतना सा समझिए कि मान लो अगर मैंने किसी भी संख्या है, ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मान लो एक संख्या है 35 और इसमें मैं मान लो 6 का भाग देता हूँ, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। एक दूसरा है नंबर वो है 45, इसमें मैं 6 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो अब कहेंगे आप कि सर जी 3 आएगा रिमाइंडर। अब जैसे मान लो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं कि अगर मैं ये कहूं 35 प्लस 45 में अगर हम भाग दें कितने का, 6 का, दोनों बार में 6 का ही भाग दें मान लो, तो आप ये कहेंगे कि इनको जोड़ लो और जोड़ोगे तो आप 80 में 6 का भाग दोगे और अभी कितना जाएगा रिमाइंडर, देखिए आप यहाँ से 80 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये 78 यानी रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, कितना आया रिमाइंडर, 2 आया। और जब 2 रिमाइंडर आ रहा है आपका तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर अगर 5 आया और यहाँ पर अगर 3 आया हुआ है
तो रिमाइंडर तो अगर आपने इन दोनों को जोड़ा है तो रिमाइंडर भी आपका क्या आना चाहिए था, 5 + 3 8 आना चाहिए था। लेकिन 8 तो 6 से बड़ा है, यानी फिर से आपको एक बार भाग देना पड़ेगा और कितना आएगा रिमाइंडर 2। एक बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये बात पता है, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, अभी के लिए मैं आपको देखो फिर से समझना इस बात को। मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि जैसे मान लो आप इस प्रश्न में n को भाग दोगे कितने से, 5 से, तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 5 का भाग लगेगा n में और रिमाइंडर कितना है आपका, 2। अगर इस संख्या को आप क्या कर रहे हो, 7 से गुणा कर रहे हो, यानी 7n कर रहे हो आप, और फिर 5 का भाग दे रहे हो, तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने इसमें इसको गुणा किया है तो इसको भी तो गुणा करो यार, कितने से, 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 14। बात सही है, यानी आप इसका 14 आना चाहिए। लेकिन अभी 14 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 14 यहां 5 से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम इसमें 5 का एक बार और देंगे भाग, और अब जो ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 4। अब ये बात आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑप्शन डी यहां तो आंसर करेंगे। अभी मैं जो यहां बोलना चाह रहा हूं वो ये बात है, कभी भी डिविजर जो होता है, यानी भाजक जो होता है, वो हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से। शेषफल भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात थी। इस बात को आप समझिए। चाहे ये प्लस से भी करके सकते हो और ये गुणा से भी कर सकते हो, इस तरीके से। अगर आपने गुणा किया है उस नंबर को उतने से, तो शेषफल भी उतना ही गुणा हो जाता है। लेकिन जब उतना ही गुणा कर लिए तो एक बार फिर से भाग जाएगा, उसमें एक बार फिर से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अगली स्लाइड पर हम अगला सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल में क्या रहेगा देखिए एक बार, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट से लग के है। दिए गए पूर्णांकों a और b को 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक, तो शेष क्रम से विभाजित करने पर शेष क्रम से 5 और 7 है। जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, जब इनको 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। कुछ थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, मैं एक बार इंग्लिश वाले वर्जन में देख लेता हूं, सही होगा। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर्स a and b by 8 are respectively 5 and 7. What is the remainder when ab, ये वाला मिसिंग था यहां से, ये वाला मिसिंग था। तो जब यहां पर लिख लेना आप ab, यानी जब ab को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अब इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मान लो आपके पास a एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है a, इसको आपने 8 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास, 5। और अगर आपने बोला b को मैं 8 से विभाजित करता हूं तब रिमाइंडर कितना बोला आपने, 7। तो अगर मैं ab को 8 से काटू, यानी AB में 8 का भाग दें हम, तो जब AB में 8 का भाग दोगे ना आप, तो इस समय आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो वो रिमाइंडर आपको मैं बताता हूं, 5 × 7 आना चाहिए, ठीक है। पहले रिमाइंडर कितना आया था, 5, दोबारा रिमाइंडर कितना आया, 7, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर आएगा ना, अब ये वाला रिमाइंडर कितना आया, 35, बट 35 तो बड़ा है 8 से, इसका मतलब एक बार 8 का भाग और देंगे और जो ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा ओरिजिनल वो आएगा 3, यानी आंसर यहाँ पर सी ये वाला करेंगे। तो देखिए आपको ये बातें तो समझनी पड़ेंगी कि आपने अलग अलग भाजक को, अगर अलग अलग भाज्य को, ठीक है, अलग अलग संख्याओं में अगर एक ही भाजक का भाग दें और अलग अलग शेषफल आए तो आप क्या करते हैं, इनको जोड़कर भी तो कर सकते हैं। अगर इनका टोटल दिया होता तो इनके टोटल में आप क्या करते हैं, रिमाइंडर्स का टोटल करते हैं। अगर ये गुणा हो रखे हैं तो रिमाइंडर्स को भी गुणा करिए, बस वही आंसर रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगले सवाल पर देखते हैं चल के क्या होगा। देखें अगले सवाल को देखें हम। If a number is divided by 129 leaves remainder 27, if 4 times of this number is divided by 86, then what will be the remainder? मतलब ये हुआ, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए
129 से भाग दिया जाए तो 27 बचता है, यानी 27 शेष बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुणा को 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस संख्या के 4 गुणा को 86 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, इस सवाल को। आपने किसी भी एक संख्या, मान लिया वो संख्या कितनी है, n है, और इसको अगर आपने 129 से भाग दिया, अगर आपने इस संख्या में 129 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, यानी रिमाइंडर क्या बचा आपका, ये बचा आपका 27। यदि इसी संख्या के 4 गुणा को आपने क्या किया, इसी को 4n कर लिया, मान लो अगर 4n किया और अब आपने इसको 86 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप कर रहे हो तो आप एक बार ये सोचिए कि क्या 129 और 86 सेम है? ये सेम तो नहीं है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर रिमाइंडर इतना है तो इसका मतलब वो जो संख्या है ना यहाँ पर इस वाले इससे, तो n जो संख्या है वो है 129 इंटू के, यानी ये कितनी बार गया होगा भाग, कोई k टाइम्स गया होगा भाग, और उसमें आपके 27 जोड़े गए होंगे, तब जाके ये संख्या n आई होगी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो अगर आपने ये 4n करना है तो इसका मतलब यहाँ से आपको अगर n की जगह 4n करना है, यानी इसका 4 गुना करना है संख्या, तो इसकी 4 गुना संख्या क्या होगी, देखिए इसकी 4 गुनी होगी 4 गुना 129 के प्लस 27। ठीक है, आपने इस संख्या का 4 गुना करना है और यहां पर इसका 4 गुना करने के बाद इसी संख्या के 4 गुना को 86 से विभाजित कर देना है, इसका भी 4 गुना करना है। ठीक है, सब कुछ 4 गुना हो जाएगा। अगर यहां से 4 से गुना करोगे तो ये पूरा 4 से गुना हो जाएगा, संख्या 4 गुना हो जाएगी ये। अब अगर ये वाली संख्या है आपके पास, इस वाली संख्या को आप क्या करोगे, इस वाली मतलब ये वाला जो टोटल है इसको आप कितने से भाग दोगे, 86 से। तो एक बार इसको करके देखिए और तब तक मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ। सब ठीक चल रहा है, चलिए। तो अगर इस तरीके से है आपका ये, चलिए इसमें भाग दीजिए आप 86 का और बताइए कि अगर इसमें 86 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए मैं अगर इस वाली संख्या में, या नीचे लिख के दे रहा हूँ 129 के प्लस 27 इंटू 4 अपॉन 86। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो कट रहा है ना, मैं उसको काट सकता हूँ एक बार, 4 से तो नहीं कटेगा लेकिन 2 से तो कट ही जाएगा। अगर मैं इन दोनों को काटना चाहूँ तो 2 2 से कट सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कटेगा कि अगर मैं इसको 2 बना लूँ तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 4 कॉमन लेना पड़ेगा। मैं दोबारा लिख के करवाना चाहता हूँ ये वाली कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लिया मैंने और ये कितना बन गया, 129 के प्लस 27, और अब हमने क्या किया, ये 86 इस तरीके से। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये गुणा और ये गुणा 4 और बटा 8। ठीक है, अब 8 का 86 सॉरी, इसमें भाग देंगे तो बताओ इसमें भाग जा रहा है क्या? इसमें देखिए आप, एक मतलब 2 और यहाँ पर आया 43, और ये 43 से अगर इसको काटेंगे तो 3 बार अगर भाग दें आप इसको तो ये कट गया, और यहाँ पर कितना, ये मतलब 3 बार में ये भी कट गया। ठीक है, ये 3 बार 3 टाइम्स गया और ये आपका 43, यानी इसमें तो भाग गया पूरा पूरा। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अब आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इसमें अगर मैं 86 का भाग दूं तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आया, 0, और यहाँ अगर मैं भाग देता हूँ 27 गुणा 4 में अगर मैं 86 का भाग देता हूं तब कितना बचता है। तो देखिए 27 गुणा 4 का मतलब होता है कितना, 108, और 86 का अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें से 108 में से 86 घटा लो 22 बचेगा। तो अब आपके पास जो टोटल रिमाइंडर है वो 0 प्लस 22 है, और ये कितना है, 22 है। यानी यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या रहेगा,
22। देखिए 2-3 बातें खास थी, वो समझना जरूरी था। ये वाली बात आपके करके देखनी थी। तो 4n का जो वैल्यू था वो ये बन गया था लास्ट में, और इसमें आपको 86 का भाग देना था। तो फिलहाल इसके आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप ऐसे बनाना इसके नोट्स, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से कि रिमाइंडर n में 129 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 27 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर 129 इंटू के प्लस 27 है। अगर इसका 4 गुना करें हम तो 4n इक्वल्स टू कितना करेंगे, 4 इंटू 129 के प्लस 29 इंटू 4, और अपॉन 86 करेंगे तो आप क्या करेंगे इसका अपॉन 86 में चेक करेंगे कि क्या इसमें भाग जाता है, तो इसमें भाग पूरा पूरा गया, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0। और यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा आपका 22, तो 0 प्लस 22 ये लिखा हुआ आपके पास, और फाइनली आंसर कितना कर गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, और अगला सवाल देखें हम। अगला सवाल में है हमारे पास सवाल नंबर 8। जब किसी घन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब किसी धन पूर्णांक को 15 डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 10 गुणे से, उसी संख्या के 10 गुणे से, 10 गुणे को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। चलिए, कोई भी एक पूर्णांक है, मान लीजिए वो पूर्णांक कितना है n है, उसमें आपने अगर d का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 15 आया, ये बोला गया है। तो इसका मतलब जो भी भागफल होगा वो 15 से तो बड़ा होगा। देखिए आपको बस यही पता करना है यहाँ से कि अगर आपने जो भी जिस भी संख्या का भाग दिया है तो वो संख्या अब आपकी 15 से तो बड़ी ही होगी, क्योंकि 15 अगर आपका शेषफल है तो 15 शेषफल कैसे बच सकता है अगर 15 से छोटा भाजक होगा तो ये वाली बात समझ में आ गई इतने से स्टेटमेंट से। अब अगली बात समझो, जब उसी संख्या के 10 गुणे को, यानी अगर हम 10n में भाग दें d का तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। देखो कायदे से रिमाइंडर, अगर इसको आपने संख्या को 10 गुना किया है तो इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा, और ये कितना करना करोगे आप 150, ठीक है 150 आपको ये करना पड़ेगा। जब आपने 150 किया तो अब आपको ये समझना है कि वाकई में रिमाइंडर 150 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पहली बार में कितना है रिमाइंडर 15, तो कभी भी रिमाइंडर जब 15 आया, यहां पर शेषफल 15 आया, तो इसका मतलब अगली बार 150 शेषफल आया नहीं, क्योंकि शेषफल यहां पर कितना बचा हुआ बता रहा है 6। तो इसका मतलब वाकई में जो रिमाइंडर है वो इतना नहीं है, ठीक है, बट रिमाइंडर कितना है आपका, जो वाकई में रिमाइंडर है, वास्तव में जो रिमाइंडर है वो कितना है 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 जो है ना, 150 को लिखने का तरीका ये रहा होगा कि 144 में, देखिए इसमें से 6 घटा दो आप, तो 144 में तो भाग पूरा पूरा गया होगा और प्लस 6 लिखा होगा, यानी 144 में टोटल भाग गया, ठीक है, 144 में पूरा पूरा भाग गया, बच गया 6, वो 6 आपका शेषफल बचा हुआ है। तो अब इस तरीके से अब आपको डी का जो है न्यूनतम मान, न्यूनतम संभव मान ज्ञात करवाना है। तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, देखो पहली बात तो ये है न्यूनतम भी होगा तो 15 से तो बड़ा होगा, यानी 9 और 12, ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत है। अब आती है अगली बात कौन सी, 16 और 18। तो क्या 18 का भाग 144 में जाता है, क्या 16 का भाग 144 में जाता है, दोनों का अगर जाता है तो आपको ये बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा है। चलो देखो और बताओ आप इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता देता हूं कि 16 के फैक्टर, ठीक है, 16 में 144 के फैक्टर, सबसे पहली बात 144 में भाग किस किस का जा सकता है, एक तो 144 खुद का जाएगा, एक इसके आधा 72 का जाएगा, फिर 72 के बाद में इसमें भाग चला जाएगा किसका 30, अगर 72 का गया तो 36 का भी जाएगा, और इससे पहले शायद 48 का भी चला जाएगा, ठीक है 48 का भी चला जाएगा, और 48 का गया तो फिर इसके बाद आपके पास आएगा 36 का, और 36 का गया तो फिर 24 का भी चला जाएगा,
24 का, और 24 के बाद में अगर 24 का ही गया तो फिर 18 का भी चला जाएगा, और 18 का गया तो फिर 16 का भी चला जाएगा। तो इस तरीके से टोटल देखिए आपके पास 144 है, 72 है, 48 है, 36 है, 24 है, 18 है, 16 है। 16 से ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जा सकते हम, क्योंकि 15 पहली बार में शेषफल था, तो 15 से तो बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो 15 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपके पास 16 राइट आंसर करेंगे आप। 18 और 16 दोनों का भाग जा सकता था, न्यूनतम संभव मान पूछा है तो क्या बताएंगे, 16 आंसर करेंगे आप यहाँ पर, 16 न्यूनतम मान रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक बार। चलिए 7 हो गया, 8 देखें एक बार। ठीक है, ये तो हो ही गया था। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है देखिए, अब थोड़ा सा इनको आगे और समझिए आप। बता दें कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो 3 से बड़ी है, ये 3 से तो बड़ी है। जब p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, देखिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। अभाज्य संख्या 3 से बड़ी है ना, p 3 से बड़ी है, सॉरी 3 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, p जो है 3 से बड़ा कुछ भी लेना है, और वो भी कौन सा, प्राइम लेना है, यानी अभाज्य संख्या लेनी है। तो मैं p को 3 से बड़ी अभाज्य संख्या मैं मान लेता हूं। लेट p बराबर कितना मान ले, 5 मान ले, आप चाहें तो 7 भी मान के कर सकते हैं, ठीक है, बात वही रहने वाली है। तो आप यहां से देखेंगे क्या करेंगे बताइए, p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए p की जगह कितना पुट करेंगे, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस कितना 19/12। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है, ये एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, 25/12 प्लस 19/12, ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो आप इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक साथ ही लिख दो यहाँ पे 19। अब देखिए आप 12 का भाग दीजिए 25 में, ठीक है, दोनों को जोड़कर लिखेंगे आप, बात वही है। अगर आप 12 का भाग देंगे 25 में तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से 1, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा यहाँ से 7। तो 1 + 7 कितना आया, 1 + 7 ये कितना आया 8, तो रिमाइंडर कितना आया 8, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर। देखिए इस बात को कि 3 से बड़ा, अगर मैं यहाँ मान लो 7 भी रखता ना तो 49 बनता है ये, ठीक है, ये कितना बनता 49। तो 49 में 12 का भाग देते, एक शेष बचता, और 19 में देते 7, तो 7 और 1 8 ही आना था। फिर भी अगर आप यहाँ 11 रखते तो 121 में भी 12 का पूरा पूरा भाग जाता, और उसमें फिर से आपने 19 में देना था, तो उस तरीके से आपको कितना मिलता, 8 ही शेष मिलता। इस सवाल को समझने के बाद सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। आपको अगर कोई भी सवाल अटकता है आपका, आपको समझ नहीं आता है, तो आप एक काम करेंगे, आप इन सभी मतलब कमेंट के थ्रू या आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके, और आप हमें वो सभी सवाल जो आपको परेशान करते हैं उनको पहुंचा सकते हैं। हम डाउट सेशन कर लेंगे इनके सबके। और इसी तरीके से अगला सवाल देखें हम, तो अगला सवाल क्या है देखिए, जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाए तो शेष 10 बचता है, और n स्क्वायर को d से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है, 4 शेष बचता है यहाँ पर। तो d के कितने मान संभव है ये आपको बताना है, d के कितने मान संभव है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर d it leaves a remainder 10 and n square is divided by d leaves remainder 4, how many values of d are possible, ये आपको बताना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है, कोई भी एक भाजक है, मान लिया हमने तो d n मान लिया, और n ने d से विभाजित करना है, तो आपको ये बोला शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 10। लेकिन जब n स्क्वायर को भाग दिया, n स्क्वायर को भाग दिया कितने से, d से, तो शेष कितना बचा। तो शेष देखिए जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, तो 10 का स्क्वायर करोगे रिमाइंडर, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया 100। लेकिन 100 नहीं बचेगा, शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। लेकिन 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 जो शेष है, लेकिन वास्तविक शेष जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। अब जब वास्तविक शेष 4 है आपका, तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कि 100 को आप लिखेंगे, वो लिखेंगे कितना, कि इसमें से अगर आप 4 घटाएं तो 96 में तो भाग पूरा पूरा गया होगा और ये 4 शेष बच गया होगा,
ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब यहां तक भाग पूरा पूरा गया, और जब यहां तक भाग पूरा पूरा गया तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं हैं, मतलब वो जो डी है ना, यानी मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, डी जो है यहां पर मैं लिख सकता हूं ये वाली बात। इस वाली बात से मुझे ये पता चल गया कि डी डी जो है, डी 96 का कोई गुणनखंड है। ठीक है, 96 का कोई ना कोई गुणनखंड डी जरूर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको यही ढूंढना है कि 96 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 96 में भाग जाने वाले 96 के गुणनखंड जो हैं वो क्या हो सकते हैं, देखिए एक बार यहाँ से। 96 के गुणनखंड जो इसके फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं खुद 96। ठीक है, और अगर ये कह रहा है यहाँ पर कि 10 शेष बचता है तो 10 से बड़े सारे ले सकते हो, 48 हो सकता है, इससे आधा। और इसके बाद में आ सकता है आपका 32 के बाद में 24, और 24 के बाद में आपके पास आ सकता है कौन सा, 48 आई लिया, हाँ 24 के बाद में आएगा 16, और 16 के बाद में आएगा आपके पास 12। तो इस तरीके से 12, 16, 24, 32, 48 और 96 आपके पास सभी ये है गुणनखंड है 96 के। और बिल्कुल आपका जो 10 है वो इन सब से छोटा है। इसका मतलब ये सारे के सारे इसके डी के मान हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल ये कितने मान हो गए, ये 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं आपकी ये, जो काम में ली जा सकती हैं। और इन सब का आंसर करें तो आप क्या करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे। आप इसको फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, एन में अगर डी का भाग दें तो कितना आएगा रिमाइंडर 10, और अगर एन स्क्वायर में डी का भाग दें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे आप। ठीक है, और वो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100। जब 10 का स्क्वायर 100 आएगा, लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास शेषफल कितना बचता है 4, तो इसका मतलब 100 नहीं है शेषफल, कितना है 4 है। तो 4 से पहले अगर आपका शेषफल 100 आया हुआ है तो 100 नहीं 4 घटा दो, यानी 96 तक तो भाग पूरा पूरा गया होगा, 96 तक तो भाग पूरा पूरा गया होगा। और जब 96 तक पूरा पूरा भाग गया तो इसका मतलब जो आपका भाजक था वो 96 का कोई ना कोई एक गुणनखंड जरूर है। तो जब आपका 96 का कोई एक गुणनखंड जरूर है, इसका मतलब अब देखिए 90 यहां पर तो ये पूछा जा रहा है कि डी के कितने मान संभव है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 96 के जितने भी गुणनखंड हैं जिनमें 96 का भाग जा सकता है, बस ध्यान रहे कि 4 और ये पहले कितना बचता था शेष 10, तो 10 से बड़े होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, 10 से बड़े और 96 के कितने गुणनखंड है उनको चेक करना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ टोटल 96, 48, 32, 24, 16 एंड 12, इस तरीके से टोटल 6 वैल्यूज आई। मतलब कितने मान संभव है, 6। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए एक बार। ये हो लिया। तो सवाल नंबर आपका है अब 11 नंबर। देखिए इसको सोल्व करिए अब। मतलब आप समझिए अब जो जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट है क्या, वो कॉन्सेप्ट सिंपल एक बात बताई जाती है कि आप अगर किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा था, देखिए आप इसका बेसिक्स यहां से समझना शुरू करिए। यदि x में हमने मान लो d का भाग दिया, ठीक है, और रिमाइंडर एक शेष बचा हमारा ये मान लो, और दूसरी बार हमने x, ये x1 है ये x2 है, और इस बार भी हमने मान लो d का ही भाग दिया इसमें, ठीक है, तो ये रिमाइंडर है आपके, और ये रिमाइंडर जो बचेंगे आपके यहाँ पर ये मान लो R2 बचता है। तो मैं एक बात तो ये करना चाहता हूं कि अगर मैं x1 प्लस x2 में भाग दूं, अगर मान लो d का, तो रिमाइंडर मेरा R1 प्लस R2 आना चाहिए। देखिए
अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, भाज्य को जोड़ रहा हूँ, दोनों के दोनों डिविडेंड्स को जोड़ रहा हूँ, तो पक्की बात है शेषफल भी मेरे जुड़ने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं आ रहा। तो जब ऐसा नहीं आ रहा और क्या आ रहा है, मान लो वो ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर R3 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया जो R1 प्लस R2 था उसमें भाग दिया तो एक बार भाग और चला गया। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि अब इससे एक एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर हमने ये हमारे पास क्या था x1, और ये जो डिविडेंड मतलब ये जो आपने डिविजर देखा हुआ है यहाँ पर, इसका अगर आप भाग देते, सेम है ये हर बार सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और अब आपने रिमाइंडर, यहाँ R1 आया था, यहाँ पर R2 आया था और यहाँ पर R3 आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे R1 में R2 जोड़ा होगा और तब आपने यहाँ से भाग दिया होगा किसका, D का, और तब जाके आपके पास क्या आया होगा, R3 आया होगा। इस बात का ये मतलब है। यानी यहां पर जब आपने ये किया हुआ है, यहां पर x1 प्लस x2 में d का भाग दिया तो R3, ये तीसरा ही डिविजन आया। तो इसका मतलब यहाँ R1 में R2 जोड़ने के बाद अब आपने भाग दिया, तो जब ये भाग दिया तो ये भाग चला गया होगा एक बार, तब जाके वो कितना आया होगा, आपका R3 आया होगा। तो ये वाली बात आपको समझनी है। तो इसका मतलब अब देखिए होगा क्या आपके पास, अगर जब इस तरीके से आपने भाग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अलग अलग क्यों आती है, आप कुछ एग्जाम्पल के साथ समझिए। एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो, आप फिर से मैं ये वाला लेना चाहता हूं। मान लो 17 में मैं 5 का भाग देता हूं, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। ठीक है, और अब दूसरी बार मैं करता हूं 18 में भाग देता हूं, कितने का, 5 का, तो रिमाइंडर कितना आया, चलिए 18 को हम 19 बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ठीक समझ आ जाए, 19, तो रिमाइंडर कितना आया, 4। तो आपको मैंने ये सिखाया कि आप अगर मान लो 17 प्लस 19 में आपका भाग देना पड़ जाए 5 का, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 प्लस 4 बराबर 6 आना चाहिए। जबकि आपका रिमाइंडर आ क्या रहा है, जबकि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर इसी में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखिए आना कितना चाहिए था, 6, आया कितना, 1। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि आना चाहिए था कितना, 1, लेकिन आया कितना, इनको जोड़ने पर कितना आया, 6। तो आप ये 6 क्यों नहीं मान रहे, आप 1 क्यों बता रहा है वास्तव में कि 1 आ रहा है, क्योंकि आपका डिविजर जो 5 है वो 6 से छोटा है और 6 में फिर से भाग लग रहा है, 6 में 5 का फिर से भाग लग रहा है, और भाग एक बार जाने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया ये बताओ, तो रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो यही बात आपको समझनी है। आपको करना क्या है, देखिए ये R1 था आपका, मान लो ये R2 था, तो आपने क्या किया, R1 और ये R2 को जोड़ा, यहां पर R2 को जोड़ा, और ये जो तीसरा R था आपके पास, ये वाला जो तीसरा R है, उसको अगर आप इसमें से घटा दे, क्योंकि इतनी बार भाग गया होगा, इसको आप R को, इस R3 को अगर आप घटा दे यहां से, तो जो बच रहा है आपके पास वो बच रहा है कितना, 2 प्लस कितना, ये वाला कितना है आपका, 4, और ये माइनस लास्ट वाला कितना, 1। तो इस तरीके से 6 माइनस 1 कितना, 5, और ये आपका डिविजर आ गया, ये आपका 5 आ गया, देख लो। तो इस तरीके से आपको ये वाला चीज समझनी थी। यानी मैं आपको फिर से ये वाली बात समझाना चाहता हूं, एक बार फिर से देखिए, यहां देखिए एक बार फिर से देखिए, चलिए पूरा ही दोबारा कर लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ से कि अगर आपने एक ये वाली बात याद रखना, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी। इससे पहले, इस सवाल से पहले मुझे ये बेसिक्स चाहिए था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो हमने एक संख्या है x1, एक संख्या है x1, इसमें हमने d से भाग दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो R1 आया। एक संख्या थी x2, उसमें हमने फिर से d का भाग दिया तो हमारे पास आया R2। और अगर हमारे पास x1 प्लस x2 का टोटल कर लें, मतलब x1 और x2 का टोटल कर लें, और अगर उसमें हम d का भाग दें और हमारे पास अगर रिमाइंडर 3 आए, तो आपको क्या याद रखना है कि आपसे 3 बातें, देखो आपको 3 रिमाइंडर देगा अलग अलग, और आपको एक रहेगा डिविजर। तो ये जो डिविजर कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला जो है ना, ये वाला वाकई में R1 प्लस R2 और R3 को अगर इसमें से घटा दें तो आपको मिल जाएगा D, यानी भाजक मिल जाएगा।
कितने का भाग दिया था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इतनी सी बात याद है तो ये आपको मैं आगे काम में लूंगा चल के। ठीक है, इन बातों को मैं आगे काम में लेने वाला हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतनी बात समझनी है आपको, इस सवाल के लिए कौन सी बात समझनी है वो देखिए। ठीक है, इसके लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली बात, तो ये वाला नोट्स तो आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं कि R1 प्लस R2 माइनस R3 बराबर होता है D। ये वाला यहाँ रखिए आप याद, और इस सवाल को यहाँ करते हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड तीन संख्या है, उनको 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः इतना 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 शेषफल होता है, जबकि इसका मान 31 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, अलग शेषफल पता करेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप इसके लिए कोई हैवी एक्सरसाइज करने वाले हैं, आपको तो यही बताना है एक्स का भाग दिया, एक्स में अगर 31 का भाग दिया, ठीक है, या फिर x प्लस वाई में भाग दिया प्लस z में भाग दिया, तीनों में अगर भाग दिया आपने 31 का, तो आपको इससे भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 17, और इसमें भाग दिया तो कितना बचा 24, और इसमें भाग दिया तो कितना बचा 27। तो टोटल रिमाइंडर कितना होगा, देखिए तीनों का टोटल होगा, तो तीनों का टोटल कितना होता है 17, 24 और 27, 7 और 4 11 और 7 18 8 और 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 68 में आपको 31 का भाग देना है। तो 31 का भाग कितनी बार गया होगा यहाँ से ये देखना है। अच्छा ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं थोड़ा सा इसको गलत कर गया यहाँ पर, और वो क्या कर गया, क्योंकि हमें ये जोड़ना ही जरूरत ही नहीं है जोड़ने की, आपको ये पता चल गया हर बार ये 31 से कम है। जब हर बार 31 से कम है तो एक्स की मान कितना आएगा, यहाँ x बराबर 17 आएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा 24, और z बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और ये रख के सवाल को सोल्व करो आप यहाँ पर, यानी आप जब इससे सोल्व करने लगोगे तो क्या क्या करोगे, देखिए 4 गुणा x का मान कितना है 17 प्लस माइनस है, माइनस है तो माइनस कर दो, -2 इंटू कितना है 24, ये वाला ऊपर ये वाला 24, 2 इंटू 24, फिर उसके बाद प्लस का 3 इंटू 27, और इसको आपको 31 से भाग देना है, और अब बताना है कि आपका शेषफल कितना आता है। तो देखिए अब अगर इसको आप देखेंगे तो ये कितना हुआ आपका 68, ये हो गया आपका 68, मैं यहां लिख देता हूं 68 माइनस 48 प्लस 3 इंटू 27 81 अपॉन 31। अब देखिए यहां से अगर डिफरेंस देखेंगे तो 20 का आएगा, और जब यहां से 20 का डिफरेंस आ रहा है तो आप यहाँ 81 है और 81 और ये 20 जुड़ जाएंगे तो ये आएगा लगभग 101, लगभग क्यों एग्जैक्ट 101 आएगा, 20 जोड़ दो इसमें से, और अब आप 31 का भाग दोगे तो 3 बार तो पूरा चला जाएगा 93, तो 8 इस तरीके से आप यहाँ से रिमाइंडर अगर आप देखोगे तो कितना बच रहा है 8 रिमाइंडर बच रहा है। आप देखिए 101 में 31 का भाग दीजिए, 93 तक पूरा पूरा गया, 7 + 1 कितना 8 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब आगे चल के थोड़ा काम आएगा, तो इसको आप रखिए। उस सवाल से पहले मेरे को ये समझाना था ताकि आगे का थोड़ा सा प्लॉटिंग तैयार हो। आप देखिए अगला सवाल अगर हम करें तो अगला सवाल क्या होगा, सवाल नंबर 12 होगा शायद, सवाल नंबर 12, हाँ ये सेम वैसा ही सवाल है। अब देखिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऐसे सवालों में, आप तो सिंपल एक ही काम करेंगे, और वो काम क्या है देखिए, एक धनात्मक संख्या एबीसी को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना कितना बचता है 9 7 10। देखिए 13 से भाग दोगे तो 13 से छोटे ही रहेंगे, तो ए का मान, बी का मान और सी का मान पता चल गया आपको कितना है। ए बराबर कितना रख लोगे, जो दिया हुआ है वही 9 रख लो, बी बराबर कितना रख लोगे आप 7 रख लो, और सी बराबर कितना रख लोगे भैया 10 रख लो। और अब आपने क्या पूछा है नीचे देखो, नीचे बोला है ये वाला, तो अब आपने क्या बोला a + 2b + 5c बटा कितने का भाग देंगे 13 से, तो इसका मतलब a का मान कितना है बताइए 9 रखिए, प्लस 2b का मतलब 2 इंटू बी कौन सा है 7 प्लस 5 इंटू सी कितना है 10, तो ये 10 हो गया, और बटा कितना करना है 13। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये कितना है 9 + 14 + 50, तो 50 और 14 64, 64 + 9 कितना हो गया 9 +
14 प्लस 50 और ये आपका हो गया, लास्ट में आया आपका 3 और हाँ 5 और एक 6 और एक 7, 73/13। और 73 में अगर आप 13 का भाग देंगे तो 65 में तो पूरा पूरा गया और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यानी 65 होता तो पूरा पूरा जाता भाग, 5 और 3 8 रिमाइंडर बच गया। और ये आंसर कर लेंगे हम कौन सा, डी आंसर कर लेंगे। तो आप बताइए इस वाले सवाल में कोई दिक्कत है तो, क्योंकि पिछला वाला सवाल अगर आपने सही से समझा है तो इस वाले में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट चलिए एक बार फटाफट नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो सवाल नंबर 13 करेंगे हम। यदि n को दो अंकों को भाजक d से विभाजित किया जाता है, शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाए तो शेष 8 बचता है। शेष कितना बचता है, 8 बचता है। तो d का मान ज्ञात करें, तो d का मान ज्ञात करें। बताइए क्या करना है, d का मान कैसे पता करेंगे आप। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर d ऑफ 2 डिजिट गिव्स अ रिमाइंडर 68। तो आपको 2 डिजिट का रिमाइंडर मिलेगा। पहली बात तो ये, आपको अभी तो क्या पता करना है, डी का। पहली बात तो n को 2 अंकों के भाजक से भाग दो, ठीक है, डी यानी ये n है, मान लो इस n में आपने किससे भाग देना है, डी से भाग देना है। और डी कितने अंक का है, 2 अंकों का है। तो n का भाग सॉरी n में अगर d का भाग दिया जाएगा तो 68 रिमाइंडर कितना है बताइए, 68 है। ये आपका रिमाइंडर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 5n को अगर आप d से भाग दोगे तो शेष कितना बच रहा है, 8, यानी 8 से तो बड़ा है क्या, भाजक। भाजक 8 से बड़ा है तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल 10 से बड़ा ही 2 डिजिट का बन जाता है। तो अभी आपने क्या करना है, यदि 5n अपॉन d करोगे तो इसका मतलब इसको भी तो 5 से गुणा करोगे आप, इसको भी तो 5 से गुणा करोगे। चलिए इसको करके देखिए आप एक बार, पॉज कर सकते हैं वीडियो। पॉज तो क्या कर पाओगे, ऐप है तो इस पे आप चलने दो, और अगर बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप इसको पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए कि अगर आपका रिमाइंडर 68 है, अगर आपका रिमाइंडर 68 है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको 5n से, अगर 5n को यानी जो आपका नंबर था उसको अगर आपने 5 गुणा कर दिया तो क्या रिमाइंडर भी 5 गुणा होगा क्या, यही आपको पता करना है। तो देखिए अगर मैं इसका 5 गुणा कर दूं तो अगर 10 गुणा करता तो 680, 5 गुणा करा तो 340 रिमाइंडर आता है ना। लेकिन जो रिमाइंडर है यानी लेकिन शेष जो है, शेष कितना है, 8 है। तो आपका जो 340 है इसको लिखने का तरीका होगा 332 प्लस 8 लिखो आप, ताकि 8 तो शेष बच जाए और 332 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 332 में पूरा पूरा भाग गया तो यानी जो आपका डी है, डी 332 का फैक्टर होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि 332 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब वो 2 डिजिट का होना चाहिए, और 2 डिजिट का होना चाहिए तो 2 डिजिट का कौन सा होगा। अब ये देखिए यहां पर इन जो 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आंसर करना है। पहली बात तो अब देखिए 332 अगर है तो 85 आंसर हो ही नहीं सकता। और रही बात इसमें 332 की, तो आप देखिए 332 के एक बार आधे करोगे आप, तो आधे करोगे तो कितना आएगा, 332 है तो 1 6 और फिर ये 166 भी हो सकता है। और 166 के आधे करोगे आप, 166 का आधा करोगे आप तो कितना आएगा, 83। तो इसका मतलब 83 आंसर सही है, 83 का भाग चला जाएगा, 83 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आप ये आंसर करेंगे 83, ठीक है, 83 इसका डिविजन रहेगा। सिंपल था सवाल। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल जो है आपका वो सवाल है सवाल नंबर 14। और सवाल नंबर 14 क्या होगा देखिए, a number n when divided by a divisor d gives a remainder of 52. The number 7n when divided by d gives a remainder of 4. How many values of d are possible? एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है शेष 52 देता है, लेकिन जब n 7n को d से भाग दिया जाता है तो शेष 4 आता है। d के कितने मान संभव है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा आपने अभी किया था। तो अब आप देखिए इसको, सवाल को कैसे सोल्व कर लोगे। देखो
n को अगर d से भाग दोगे तो कितना आएगा शेष? n को अगर आपने d से भाग दिया तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 52। यानी इस बात से ये पता चल गया कि आपका जो डिविजर है वो 52 से बड़ा है। एक बात तो ये समझ में आई आपको। और इसके बाद अगर अगली बात समझ में आती है आपको, तो वो बात समझ में ये आती है कि लेकिन जब 7n को d से भाग दिया जाता है, लेकिन 7n, अगर 7n को अगर d से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका भी तो 7 गुना ही करना पड़ेगा ना। तो इसका 7 गुना करोगे 35, और ये कितना आएगा? 4, 364 आएगा। लेकिन यहां पर तो शेषफल कितना आया? 4। तो रिमाइंडर तो 4 है, लेकिन वास्तव में रिमाइंडर कितना बोल रहा है? 4 ही बोल रहा है ना। शेष पहले तो कितना आया था? 52। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि शेषफल 4 ही आता है 7n को डिवाइड किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 7n डिवाइडेड बाय रिमाइंडर ऑफ 52। हाँ ठीक है, 4 शेष बता रहा है। तो इसका मतलब तो 4 शेष आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रियल में जो रिमाइंडर है, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो कितना है? 4 है ओरिजिनल। ओरिजिनल रिमाइंडर जो है वो कितना है? 4 है। तो इसका मतलब 364 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 -4, यानी 360 में तो भाग पूरा पूरा गया होगा, 360 में तो पूरा पूरा भाग गया होगा, ठीक है, जो भी था। तो अब 360 के कितने आपके पास गुणनखंड हैं, तो उनको चेक करना है, यानी 360 के कितने गुणनखंड हैं वो पता करने हैं आपको, और 4 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। शेष 4 आया है, इसका मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से बड़े ले लेना है। तो देखिए कितने होंगे। एक तो खुद 360 है, फिक्स है। दूसरा है ना, के फैक्टर पता करने हैं आपको, यानी इसके गुणनखंड पता करने हैं। तो पता करो, 360 हो गया, 360 का आधा कितना होगा? 180 भी होगा, और 180, 360 का आधा 180 भी होगा, और 180 के अलावा आपके पास इसका 120 भी होगा। 120 ही क्यों, आपके पास इसके बाद 90 भी होगा, और 90 के बाद में 72 भी होगा, और 72 के बाद में आपके पास 60 भी होगा। 60 के बाद में आपके पास इसमें आ जाएगा 48 भी आएगा क्या? देखिए एक बार, 6 से तो गुना होता ही है, और 8 से ये जाएगा नहीं, 8 से भी जाता है। हाँ तो बिल्कुल 48 से भी हो ही जाएगा। और इसी तरीके से आप आगे भी देखिए। देखो जब भी आप इसको कभी भी इनके अगर आपको फैक्टर्स करने पड़े, तो आप 360 के फैक्टर ऐसे ही पता कर सकते हो कि अगर आपको 360 के गुणनखंड लिखने हो तो 360 को आप ऐसे देख सकते हो, 180 है, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 45 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और फिर अगर आपने 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 2 की पावर तो 3 है, 2 की पावर कितनी है? 3 है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितनी है? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम इन बातों को सीखने वाले हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हो टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके। 3 में 1 जोड़ोगे तो 3 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1। अभी के लिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी अभी जानने के लिए। जब फैक्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देखिए 4 × 3 × 2, तो 4 × 3 × 2 ये कितना हो गया? 4 × 3 12, 12 × 2 24। ये तो बहुत ज्यादा फैक्टर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? सवाल सही था ये। 360/4। तो क्या क्या पूछा जा रहा है? हमने कुछ और कर दिया। अच्छा ठीक है, एक बार देखिए वापस से। यहां पर इस बात को ऐसे समझिए कि आपने आपने ये बताना है कि कितनी संख्या होंगे। तो 360 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और आपको फैक्टर्स 52 शेष देता है,
तो 52 से तो बड़ा ही देना है ना, आपको ये पता करना है, यहाँ 52 से बड़ा बताना है। हाँ ठीक है, वो टोटल बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, टोटल वाकई में बहुत ज़्यादा होते हैं, बस इतनी ही बात पता करनी थी कि 48 भी नहीं लेना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ 60 यानी 52 से ऊपर लेने, और 52 से अगर ऊपर लोगे आप तो आपको कितने मिलेंगे, टोटल 6 मिलेंगे, ठीक है। यानी आपके रिमाइंडर कितने थे टोटल, वैसे देखा जाए तो पहले जो रिमाइंडर आया था वो 52 था, तो 52 से बड़ा होगा भाजक, ये बात पक्की है। तो आपको 60 से ही लेने, यानी उस तरीके से अगर जब हम पता कर रहे थे तो उसमें कुछ संख्या ज्यादा आ रही थी 360 के टोटल फैक्टर्स, यानी जितने आपके 360 हैं उसके जितने भी गुणनखंड हैं, मतलब ये है कि 360 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, वो पता करने के लिए आपका तरीका ठीक था, बट वहां बहुत ज्यादा संख्या इसलिए आ रही थी तो क्योंकि हम ये नहीं देख पा रहे थे कि 52 से तो बड़ा ही चाहिए, यानी 52 से नीचे के जो गुणनखंड हैं 360 के, उन सबको छोड़ना था, इसलिए वो संख्या बढ़ रही थी। फिलहाल आप आंसर कर सकते हो, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो इसके लिए आप आंसर करेंगे कि आप टोटल 6 को आप पता करेंगे और 6 बता देंगे कि आंसर रहेगा 6। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास का, और अंतिम क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, सॉरी ये तो गलत हो गया, दूसरा वाला है। देखो, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 यानी 46 बचता है, ये वाला। और अगर मान लो यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 31 छोड़ देता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष 19 देता है। भाजक का पता लगाइए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया, R1 प्लस R2 माइनस R3 बराबर डिविजर बचता है। ठीक है, तो इसमें आप लगा सकते हो, पहला शेष कितना 46, दूसरा शेष कितना भाई, दूसरा 31, और फिर तीसरा शेष कितना 19। तो आपको पता चल जाएगा भाजक क्या होगा, ये होगा आपका भाजक। और अब आप बता सकते हैं इनको अगर जोड़ें तो कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 7, 77 टोटल माइनस 19। और अगर आपने 77 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 माइनस 19 कितना बचेगा, देखिए आप हटाइए इसमें से, 7 में से 9 गए आपके बचे 8, और यहां पर 6 में से 1 गया तो बचे आपके 58, और ये 58 आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक्स क्वेश्चनों से रिलेटेड थे, मतलब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको काफ़ी इन्जॉय आया होगा। थोड़ा सा आप अलग मतलब देख रहे होंगे, क्वेश्चनों की थोड़ी सी रीच ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हाल फिलहाल में, उन सभी एग्ज़ाम्स का क्या हो गया, चलिए तो ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को टाटा बाय बाय।